जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और यानी चाय और कॉफी और अंतःप्रदब्ध जालिका, कुल मिला के ये वो विषय हैं जिनके विषय में आपको लगभग पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे छोटे से वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा माइटोकांड्रिया। तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि माइटोकांड्रिया की खोज है वो कोलिकर ने की थी। इन सबसे पहले कोलिकर ने माइटोकांड्रिया को देखा था 1880 में। अल्टमान ने 1890 में वर्णन किया और 1897 में बेंडा ने नाम दिया। कोलिकर ने देखा, अल्टमान ने वर्णन किया और बेंडा ने नाम दिया। अब ये क्वेश्चन बनता है कि माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं। तो माइटोकांड्रिया को ब्लायोप्लास्ट कहते हैं। तो ब्लायोप्लास्ट माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। माइटोकांड्रिया में आंतरिक संरचना में देखेंगे तो उंगली जैसे बाहर निकले होते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिस्टी के चारों तरफ यानी कण पाए जाते हैं, जिनको हम यानी ऑक्सीसोम या हम कह सकते हैं F1 कण। ठीक है। और माइटोकांड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो माइटोकांड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण। माइटोकांड्रिया में ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित होती है, और एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और आवश्यकता पड़ने पर यही एटीपी एडीपी के रूप में टूट जाते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। दोनों के फुल फॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया पूर्ण होती है माइटोकांड्रिया में। इसी में F1 कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम बोलते हैं। और माइटोकांड्रिया में ऊर्जा जो एटीपी के रूप में संचित होती है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को यानी पावर हाउस ऑफ सेल यानी ऊर्जा का यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। जीवाणु और बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न आपके बनेंगे माइटोकांड्रिया से। बात करते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज 1974 में डी डुवे ने की। लाइसोसोम की खोज 1974 में किसने की? डी डुवे ने। और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। गुर्दा, मस्तिष्क, यकृत और थायराइड यानी वृक्क में, यकृत में, मस्तिष्क में और थायराइड में ये पाया जाता है। कौन? लाइसोसोम। इसमें अब ये कह रहा है कि राइबोसोम में कौन यानी लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लियस। अब कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है लाइसोसोम का। तो ये सभी पदार्थों का पाचन करता है। तो कोशिका में जो पदार्थ आते हैं उनका पाचन करता है कौन? लाइसोसोम। और इसका मुख्य कार्य यही है, इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं लवक, जिसकी अंग्रेजी होती है प्लास्टिड। तो लवक की खोज जो है 1885 में AFWS सिम्पर ने की थी। AFWS इनका पूरा नाम है और शॉर्टकट में इनको सिम्पर कहते हैं। और इन्होंने बताया था कि लवक 3 प्रकार के होते हैं: बरड़ी लवक, अवरड़ी लवक और हरित लवक। बरड़ी लवक वो हैं जो रंग प्रदान करते हैं, जैसे रंगीन पुष्प। अवरड़ी लवक वो होते हैं जिसमें रंग नहीं होता है, रंगहीन होते हैं, जैसे कवक। और हरित लवक वो जो हरे रंग के होते हैं, जैसे हरे रंग की पत्तियां और सभी सुकोषी पौधे। तो हरित लवक। अब बात ये करते हैं कि हरित लवक के 2 भाग होते हैं, मुख्य ग्रेना और स्ट्रोमा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवक के ग्रेना में वो होती है जो प्रकाशिक है दिन में, और स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशिक क्रिया।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हरित लवक, जल और प्रकाश यानी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड 4 आवश्यक होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का योग प्रयुक्त होती है इस क्रिया में और O2 मुक्त होती है। ठीक है, तो जंतु पौधों के लिए, पौधे जंतु के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। दूसरी बात हम करते हैं कि गोल्जी काय है, तो इसकी खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की। तो गाल्जी काय की 1898 में किसने की? कैमिलो गाल्जी ने। और गाल्जी काय को लाइपोकांड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपोकांड्रिया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग गाल्जी काय है। तो गाल्जी काय यानी कोशिका के अंदर जो अंग है उनमें सबसे बड़ा अगर कोई अंग है तो गाल्जी है, तो गाल्जी काय। अब ये क्वेश्चन बनता है कि पौधों में गाल्जी काय को क्या कहते हैं? तब आपका उत्तर होगा डिक्टियोसोम। क्या होगा? डिक्टियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यह शुक्राणु के अग्रपिंड का निर्माण करता है। यानी जो शुक्राणु का अगला भाग होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, तो उसका निर्माण जो है गाल्जी काय के द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा और नीलहरी शैवाल में गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम की खोज किसने की? तो आपका उत्तर होगा पैलाडे। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलाडे ने। दूसरा प्रश्न बनता है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन और आरएनए के। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है वो द्विकुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था और 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है अमीनो अम्ल के साथ प्रोटीन संश्लेषण। तो आरएनए यानी राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो अमीनो अम्ल के साथ प्रोटीन का संश्लेषण यानी अमीनो अम्ल और प्रोटीन के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। ये 70 या 80 इस प्रकार के होते हैं और इनको जोड़ने के लिए जो इनकी यूनिट होती है जैसे 30, 50, 40, 30, तो इन दोनों यूनिटों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम धनायन की आवश्यकता होती है, तो Mg धनायन। ठीक है, अब बात करते हैं अंतःप्रदब्ध जालिका की। तो इसकी खोज की थी अंतःप्रदब्ध जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्टकट में कहते हैं। तो इसकी खोज जो की थी 1945 में पोर्टर ने की थी। किसने? पोर्टर ने। इसका काम क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य होता है और साथ ही साथ केंद्रक, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य संबंध को कौन बनवाता है? अंतःप्रदब्ध जालिका। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, यानी जो अंतःप्रदब्ध जालिका है ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है और इसकी सतह पर यानी जो इसके भाग होते हैं सिस्टर्नी, चालनी, तो उसके चारों तरफ कण पाए जाते हैं जिनको जो कण जो होते हैं राइबोसोम के होते हैं। ये कण काय के बने होते हैं? राइबोसोम के। नेक्स्ट, अब बात हम करते हैं चाय पर। तो भारत में जो चाय का पौधा लाया गया वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से 1840 में, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत के गवर्नर थे। ठीक है, 1833 अधिनियम के तहत इनको भारत का गवर्नर बना दिया गया था। तो यही के प्रयास रहे हैं कि ये 1840 में चाय के पौधे को लाए, लेकिन लाए कहां से थे? तो हिंद, चीन से। ठीक है, यानी चीन, और चीन सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का। उत्तर भारत में जो चाय होती है जैसे असम में, तो वहां पे वर्ष में 3 से 4 बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं। वहीं दक्षिण भारत में लगभग 25 से 30 बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं एक साल के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन चाय का भारत में असम करता है और चाय एक वाणिज्य फसल है और ये अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं और अधिक पानी भरने से इनकी जड़ें बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती हैं, अतः इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब बात करते हैं उलंग चाय। तो उलंग चाय अपने स्वाद के लिए जानी जाती है जो कि ताइवान की है। तो उलंग चाय ताइवान की है। ठीक है, और चाय वर्षा जो है ये असम में होती है और इसी को हम बोलते हैं बारदोली छीड़ा। बारदोली छीड़ा, तो बारदोली छीड़ा किसे कहते हैं? चाय वर्षा को। चाय का जो अनुसंधान केंद्र है वो डोरंग में है
पश्चिम बंगाल और पालमपुर। तो पालमपुर और डोरंग और पश्चिम बंगाल में डोरंग पड़ता है, वहां पर चाय का अनुसंधान केंद्र है। 2004 में दार्जिलिंग को, जो दार्जिलिंग की जो चाय थी वो उसको जीआई टैग मिला था, और ये भारत का पहला जीआई टैग था। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेट यानी भौगोलिक संकेतांक। तो 2004 में दार्जिलिंग के चाय को क्या मिला? जीआई टैग। चाय जो लोग ज्यादा पीते हैं तो उनमें कौन सी पथरी होने के कारण है? तो गुर्दे की रीनल पथरी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुर्दे की जो रीनल पथरी है उसके होने के कारण क्या है? चाय। ठीक है, और चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है, और चाय में एल्केलाइड अगर पूछे तो थीन। तो चाय में थीन एल्केलाइड ये नशीला पदार्थ है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं कॉफी। तो इसे एक फकीर बाबा थे बूदन। तो फकीर बाबा बूदन जो थे वो चाय का पौधा अरब से लाए, और उन्होंने चिकमंगलूर जिला कर्नाटक में वहां पे पहाड़ी पर लगा दिया, और उस पहाड़ी का नाम भी पड़ गया बाबा बूदान की पहाड़ी। तो कभी कभी आता है कि बाबा बूदान की पहाड़ी कहाँ है, तब आपका उत्तर होगा कर्नाटक। आप कह रहा है कि सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील। ब्राजील में जो खेती की जाती है तो उसको फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फजेंडा। तो चाय के जो बागान होते हैं, ये बागानी फसल है, तो उसे फजेंडा कहा जाता है ब्राजील में। अरेबिका और रोबस्टा ये चाय की बहुत ही उत्तम कोटि की किस्में हैं, और चाय का जो सबसे बड़ा पत्तन है वो कहवा पत्तन सैंटोस। तो सैंटोस कहां पर है? ब्राजील में। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक। और कॉफी बोर्ड जो आपका है वो बंगलौर में है। कॉफी बोर्ड बंगलौर। और चाय में जो नशीले पदार्थ होते हैं वो कैफीन और थीन दोनों। और कर्नाटक में कॉफी की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वर्षा है तो उसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा। ठीक है, तो मित्रों आज का जो ये हमारा महत्वपूर्ण विषय है, और लगभग यहां से प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो हम बहुत ही छोटे छोटे समय में आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।